तो हेलो गाइस, आज के इस वाले वीडियो में मैं BTTH की एपिसोड 179 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर से देख लेना, मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। तो वीडियो की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पर हमने देखा था कि जैसे ही वो कोल्ड और बेपरवाह आवाज डिस्टोर्टेड स्पेस के अंदर से आई, शाओयान की आंखें अचानक से खुल गई। ये आवाज साफ बता रही थी कि होल ऑफ सोल्स अब खुद बीच में उतर चुका है और इस बार उन्होंने जिसे भेजा है वो खुद को होल चीफ कह रहा। क्या ये वही एक्सट्रीमली मिस्टीरियस होल चीफ है जिसके बारे में सबसे फटकले लगाते रहे हैं? डिस्टोर्टेड स्पेस से लगातार ब्लैक फॉग निकलने लगी और कुछ ही सेकंडों में वो फॉग धीरे धीरे एक ह्यूमन फिगर का रूप लेने लगी जो पूरी तरह उस ब्लैक फॉग में ढकी हुई थी। होल चीफ ऑफ द होल ऑफ सोल्स स्मॉल पिल टावर के फर्स्ट एल्डर की नजर तुरंत उस काले धुने से बने इंसान पर गई। वो थोड़ा आगे झुके और उनके आसपास की स्पेस हल्की हल्की फ्लक्चुएट करने लगी। तभी उस ब्लैक फॉग के अंदर से एक हल्की सी हंसी आई। शायद मुझे डेप्यूटी होल चीफ कहकर बुलाना ज्यादा सही होगा। शाओयान के होंठों पर एक ठंडी स्माइल उभरी। लगता है डेप्यूटी होल चीफ में उतनी हिम्मत नहीं है जितनी बातों में है। अगर सच में फॉलिंग स्टार पवेलियन में घुसने की हिम्मत है तो अपने रियल बॉडी में आओ। ये इल्यूजरी फिगर दिखाकर डराने की कोशिश कर रहे हो या फिर दिल में डर है? उस ब्लैक फॉग से बनी आकृति हल्के से हंसी। शाओयान, बहुत सालों बाद कोई मुझे टिमिड कहने की हिम्मत कर पाया है, लेकिन मानना पड़ेगा तुम्हारी करंट अचीवमेंट्स ने मुझे वाकई चौंका दिया है। अगर पहले पता होता कि तुम इतना आगे बढ़ोगे तो शायद उस वक्त ही मैं शाओ क्लैन को खत्म कर देता। शाओयान की नजरें बर्फ जैसी ठंडी थी। तुम्हारे होल ऑफ सोल्स के लोग ये लाइन कई बार बोल चुके हैं, लेकिन अगर तुम यहाँ सिर्फ बेकार की बातें करने आए हो तो इस इल्यूजरी फिगर के अस्तित्व की अब कोई जरूरत नहीं है। इतना कहते हुए शाओयान ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। जैसे ही उसने उसे आगे किया, उस आकृति के चारों ओर की स्पेस फिर से फ्लक्चुएट करने लगी। लेकिन तभी वो डेप्यूटी होल चीफ हल्का मुस्कुराया। इस चीफ के आने का कारण तो तुम जानते ही हो, वो तोशी एंशिएंट गॉड जेड जो तुम्हारे पास है। उसके सामने की ब्लैक फॉग अचानक हिलने लगी और फिर एक ब्लैक मिरर का रूप ले ली। उस मिरर में लहरें सी उठी और उसमें एक इमेज अपीयर हुआ, एक बहुत बड़ा अंधेरा प्रिजन। उसमें एक सेल थी जो पूरी तरह काली चेन से जकड़ी हुई थी, जैसे किसी स्पाइडर वेब की तरह। और उन चेन्स के बीच में बैठा था एक थका हुआ बिखरा हुआ ओल्ड पर्सन। वो चेन्स जहरीले स्नेक्स की तरह उसके पूरे शरीर को बांधे हुए थे। जैसे ही शाओयान ने उस इंसान को देखा, उसका चेहरा एकदम फेरोशियस हो गया। वो अचानक खड़ा हो गया और उसके शरीर से निकली टेरिफाइंग ऑरा ने पूरे हॉल को हिला दिया। चारों तरफ की मेजें, कुर्सियां पल भर में डस्ट में बदल गई। एक खतरनाक मर्डरस डिजायर ने पूरे माहौल को बर्फ जैसा ठंडा कर दिया। फादर, शाओयान ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी उंगलियों ने हथेली को चीर दिया और खून टपक पड़ा। वो कांप रहा था क्योंकि वो हैगर्ड फिगर कोई और नहीं बल्कि उसके पिता थे। शाओयान, भले ही उसे अपने पिता को देखे हुए सालों बीत गए थे, लेकिन ब्लड लाइन कनेक्शन ने उसे तुरंत एहसास करा दिया वो वही है। तभी उस ब्लैक फॉग से ठंडी आवाज आई, अगर अपने पिता की जान चाहिए तो वो एंशिएंट गॉड जेड मुझे सौंप दो, वरना याद रखना आज से ठीक 1 साल बाद यही दिन तुम्हारे पिता की डेथ एनिवर्सरी होगा। शाओयान का चेहरा अब इतना डार्क था कि कोई भी डर जाए। उसकी मुट्ठी से क्रीक की आवाज आने लगी। वो अब किसी वाइल्ड बीस्ट की तरह लग रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह ब्राइट रेड हो गई और एक इनसेन मर्डरस डिजायर उसके भीतर उमड़ पड़ा। वो दहाड़ रहा था मानो उस शख्स को टुकड़ों में फाड़ देना चाहता हो। शाओयान, calm down। एक ठंडे मुलायम हाथ ने उसके हाथ को पकड़ लिया। वो नर्म सी लेकिन चिंतित आवाज उसके कानों में गूंजी। उस आवाज ने शाओयान के दिल को हिला दिया। वो धीरे धीरे गहरी सांसें लेने लगा और अपनी किलिंग इंटेंट को दबाने की कोशिश की। कुछ पलों में उसका चेहरा फिर से शांत हो गया। तभी फिर वो डेप्यूटी होल चीफ बोला, हैंड ओवर द तोशी एंशिएंट गॉड जेड। शाओयान की आंखें अब गहरी, ठंडी और डरावनी थी। अगर मैंने सच में वो एंशिएंट गॉड जेड तुम्हें दे दी तो मेरा पिता और जल्दी मर जाएगा। तुम्हारी ये चाल मुझ पर काम नहीं करेगी। अगर सच में एंशिएंट गॉड जेड चाहिए तो मेरे पिता को मेरे सामने लेकर आओ, वरना मैं तुम्हारी किसी भी धमकी पर ध्यान नहीं दूंगा। ये जेड मेरे पिता की लाइफ एनर्जी से जुड़ी है। अगर इसका कनेक्शन टूट गया तो मैं ये जेड गू क्लैन को सौंप दूंगा, फिर तुम इसे कभी नहीं पा सकोगे। उस ब्लैक फॉग फिगर ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तो तुम अपने पिता की मौत को यूं ही नजरअंदाज कर दोगे सिर्फ एक जेड के लिए? शाओयान हल्का मुस्कुराया। अब उसका चेहरा पूरी तरह शांत था। वो जानता था हॉल ऑफ सोल्स को उस जेड की बहुत जरूरत है और जब तक वो जेड उसके पास है वो उसके पिता की जान नहीं ले सकते। अगर उसने उसे दे दिया तो उसके पिता का मरना तय था। ब्लैक फॉग में छिपे उस आदमी ने कहा, वाकई बहुत रथलेस इंसान हो तुम। फर्स्ट तियानजुन सही कह रहा था, ऐसी चालें तुम पर काम नहीं करेंगी। शाओयान ने बिना भाव के कहा, अगर असली शरीर दिखाने की हिम्मत नहीं है तो अब यहाँ से दफा हो जा। वो काली आकृति जोर से हंसी। शाओयान,
ज्यादा घमंड में मत रहो। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ इस स्काई मैंशन अलायंस के सहारे तुम हमारे हॉल ऑफ सोल से लड़ सकते हो? बस थोड़ा इंतजार करो, जब तुम हमारे असली स्ट्रेंथ को देखोगे तो खुद हार मान लोगे। और पिल टावर वालों, हमने अब तक तुम्हें इज्जत दी थी, लेकिन अब तुमने वो खो दी है। हमारी नजर तो वैसे भी तुम्हारे एल्केमिस्ट्स पर काफी समय से थी, और ये बात फ्लावर सेक्ट और बर्निंग फ्लेम वैली तक भी पहुंचा देना। उसने आगे कहा, अगर उन्होंने भी दखल दिया तो जब उनका फैक्शन डिस्ट्रॉय होगा तब पछताने का वक्त नहीं बचेगा। फर्स्ट एल्डर ठंडी हंसी हंसा, देखते हैं तुम्हारे टीथ इतने मजबूत हैं या नहीं कि पिल टावर को निगल सको। फेरी चिंग और एंसेस्टर होयुन बस ठंडी निगाहों से देखते रहे, लेकिन कुछ बोले नहीं। शाओयान ने उस ब्लैक फॉग फिगर की तरफ ठंडी नजरों से देखा। अब उसे उससे बात करने की भी जरूरत नहीं लगी। उसने धीरे से हाथ भींचा और बोला, जाकर सबको बता देना, मैं हॉल ऑफ सोल्स और हन क्लैन के हर एक कुत्ते को खत्म कर दूंगा। जैसे ही उसने हाथ भींचा, उसके आसपास की स्पेस बैंग की आवाज से फट पड़ी। एक खतरनाक एनर्जी फोर्स ने उस ब्लैक फॉग फिगर को चकनाचूर कर दिया, लेकिन उसके जाते जाते वो हंसने लगा। हाँ, कितना एरोगेंट लड़का है। तुम सोचते हो तुम कौन हो? यहाँ तक कि शाओशुआन जैसा लेजेंड भी हमारे हन क्लैन से हार गया था, और तुम एक मामूली 1 स्टार डो शेंग हद पार कर रहे हो। खैर, मैं इंतजार करूंगा। जिस दिन तुम आए मैं खुद तुम्हें मारूंगा। उसकी स्ट्रेंज लाफ्टर पूरे हॉल में गूंजती रही बहुत देर तक। जब सन्नाटा छा गया तो याओलाव ने गहरी सांस ली। लगता है हॉल ऑफ सोल्स को हमारे अलायंस की खबर पहले से थी, वरना वो आज यहाँ आकर डराने की कोशिश नहीं करता। चाओयान ने धीरे से कहा, हाँ, और इसका मतलब ये भी है कि हमारी ये अलायंस उन्हें वाकई डराने लगी है, क्योंकि उनके स्वभाव में ऐसा कदम उठाना नहीं होता। फिर उसने सबकी तरफ देखा। किसी ने उस डेप्यूटी हॉल चीफ का नाम सुना है? एंसेस्टर हुयुन ने भौहें चढ़ाई। नहीं, लेकिन हॉल ऑफ सोल्स में एक्सपर्ट्स की कमी नहीं। वो डेप्यूटी शायद हन क्लैन का ही कोई 3 स्टार डो शेंग होगा, वरना वो शैडो के बजाय खुद आता। वो छिपा इसलिए है क्योंकि उसे भरोसा नहीं कि हम सबको हरा सके। चाओयान ने सिर हिलाया। वो जाना था ये सच है। उसने गहरी आवाज में कहा, दोस्तों, अलायंस का काम अब पूरा हो गया है। हॉल ऑफ सोल्स अब हमारा असली दुश्मन है। जब हम इसे सार्वजनिक करेंगे तो वो जरूर पलटवार करेगा। उस वक्त हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर धीरे से सिर हिला दिया। उनमें से कोई भी डरने वालों में नहीं था। शाओयान ने कहा, तो तय रहा, कुछ दिनों में हम इस अलायंस की घोषणा करेंगे और हर फैक्शन में वर्म होल कनेक्शन बनाएंगे ताकि किसी भी हमले पर तुरंत मदद पहुंच सके। सभी ने सिर हिलाया। अलायंस बन चुकी थी और अब ये साफ था कि हॉल ऑफ सोल्स चुप नहीं बैठेगा। आने वाले दिन बिल्कुल शांत नहीं होंगे। जैसे ही सब जाने लगे, शाओयान ने मुस्कुराकर कहा, चलो अब देर न करें, सब अपने अपने स्थान पर लौटो और वर्म होल्स बना। वो याओलाओ और बाकी एल्डर सबको दरवाजे तक छोड़ने गए। फिर जब सबकी परछाइयां दूर होती गई, शाओयान ने आसमान की ओर देखा। सबके दिल में एक ही एहसास था, आंधी आने वाली है। फॉलिंग स्टार पवेलियन, पिल टावर, फ्लावर सेक्ट और बर्निंग फ्लेम वैली। जब इन चारों ने मिलकर स्काई मैंशन अलायंस की घोषणा की तो सेंट्रल प्लेन्स उसी पल एक बहुत बड़े धमाके से तहस नहस हो गया। ये खबर आते ही पूरे इलाके में चाउस फैल गया। इन चारों बड़ी फैक्शंस की यहाँ बहुत मान प्रतिष्ठा थी। हर एक को यहाँ के जायलेंट्स में से एक माना जाता था, और पिल टावर जैसा फैक्शन तो बस किसी साधारण दानव जैसा नहीं था। ये संगठन लोगों को इकट्ठा करने की खतरनाक क्षमता रखता था। सालों से ये जितना लेजी या शांत लग रहा था, उसके पीछे जो ताकत छिपी थी वह किसी बेवकूफ को दिखती नहीं थी। अब जो लाइनअप इस अलायंस से बनी थी वो पहले की प्रोफाउंड रिवर अलायंस से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था। प्रोफाउंड रिवर अलायंस इस नई स्काई मैंशन अलायंस के सामने सिर्फ एक साधारण जींगा साबित होती। स्काई मैंशन अलायंस की एक उंगली ही प्रोफाउंड रिवर अलायंस को तहस नहस कर सकती थी। सब सोच सकते थे कि चारों फैक्शंस मिलकर जितनी ताकत बना रहे हैं वो कितनी डरावनी होगी। अगर ये बड़ा अलायंस सीधे हॉल ऑफ सोल्स के खिलाफ गया तो डरने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। ये एक ऐसा नया सुपर फैक्शन था जो हॉल ऑफ सोल्स के बराबर मुकाबला कर सकता था। सेंट्रल प्लेन्स में ये खबर फैलते ही कई सेक्ट्स और छोटे बड़े फैक्शंस ने सोचना शुरू कर दिया। हर कोई चाहता था इस जायंट सपोर्ट को अपने पक्ष में पाकर फायदा उठाए। स्काई मैंशन अलायंस की ताकत शॉकिंग थी। भविष्य में बहुत कम फैक्शन ऐसे होंगे जो इनसे टक्कर ले पाएंगे। अगर कोई फैक्शन या व्यक्ति इनकी प्रोटेक्शन में आ जाता तो उसके लिए बहुत से फायदे खुल जाते। इसी कारण से खबर आने के तीसरे दिन से ही फॉलिंग स्टार पवेलियन बेहद लाइवली हो गया। दूर दराज के बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पहुँचने लगे। सब लोग इस अलायंस में जुड़ने की फरियाद लेकर आए, लेकिन याओलाओ और शाओयान हर रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं कर रहे थे। ये अलायंस उनका एकमात्र कैपिटल था हॉल ऑफ सोल्स से लड़ने के लिए, इसलिए ये बहुत केयरफुली चुना जाना था। ज्यादातर आने वाले तो फेंस सिटर्स थे जो बस अलायंस की ताकत देखकर चिपकने आते थे। अगर अलायंस कमजोर हुआ तो ये लोग सबसे पहले भाग खड़े होते और अलायंस के मोरेल को बड़ा झटका लगता। इसलिए उन्होंने उन फैक्शंस को मना कर दिया जो चूहों, रैट फीसिस जैसे थे। फिर भी शाओयान को इस बात की ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ी। इस व्यस्त समय में फेंग जुनजे, जो फॉलिंग स्टार पवेलियन के अन्य टेरिटोरीज देख रहे थे, को याओलाओ ने तुरंत वापस बुला लिया। इन
सालों में फेंग जुनजे और याओ लाओ ने मिलकर फॉलिंग स्टार पेविलियन के अंदर और बाहर के काम संभाले थे। यही वजह थी पेविलियन की तेज तरक्की की। यद्यपि फेंग जुनजे की शक्ति याओ लाओ जितनी नहीं थी, पर मैनेजमेंट में वह बेहतर था। इसलिए याओ लाओ ने कुछ अन्य एल्डर्स को भेजकर फेंग जुनजे के पुराने कर्तव्यों को संभालवाया और फेंग जुनजे खुद आकर सारी परेशानियों को सुलझाने लगा। फेंग जुनजे की मैनेजमेंट एबिलिटी पर कोई शक नहीं था। लौटते ही उसने ढेरों कामों को तेजी से निपटा दिया। इतने में शाओयान और याओ लाओ दोनों कुछ शर्मिंदा भी हो गए कि इतने बड़े काम का सारा श्रेय मैनेजमेंट में किस तरह बांट रहा है। समय के साथ कुछ फैक्शन सिलेक्शन प्रोसेस पास करके स्काई मैंशन अलायंस में शामिल होते गए। इससे अलायंस की रेपुटेशन धीरे धीरे और बढ़ती गई। अगर ये पॉजिटिव साइकिल चलता रहा तो पिल टावर की मदद से स्काई मैंशन अलायंस की पोटेंशियल वाकई डरावनी हो सकती थी। चारों बड़ा फैक्शंस ने इस समय का पूरा उपयोग करके वर्म होल्स बना लिए। अब वे तेजी से एक दूसरे की मदद पहुंचाने में सक्षम थे। तभी जाकर ये अलायंस वाकई एक ऐसा गठबंधन माना जा सकता था जो साथ मिलकर अटैक और डिफेंड कर सके। फिर भी शाओयान को एक बात अजीब लगी। इस पूरी हलचल के बीच हॉल ऑफ सोल्स ने कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें इस नए गठबंधन की फिक्र ही नहीं थी। चाहे हॉल ऑफ सोल्स कुछ भी करे, शाओयान और उनके साथियों ने निर्णय किया कि वे एक स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन होल बनाएंगे। इस इंफॉर्मेशन होल का मकसद था हॉल ऑफ सोल्स की सेंट्रल प्लेन्स में फैली सभी शाखाओं की तहकीकात करना। हमेशा कहा जाता है, अपने दुश्मन को उतना ही जानो जितना खुद को, और हॉल ऑफ सोल्स उनके सबसे बड़े दुश्मन थे। इसलिए अलायंस को उनकी लोकेशन और गतिविधियां पता होनी चाहिए थी। समय आने पर ये पैसिव से एक्टिव में बदल भी सकते थे। कहना पड़ेगा कि चारों फैक्शंस का कोऑपरेशन शानदार रहा। आधे महीने के अंदर ही अलायंस ने हॉल ऑफ सोल्स की 2 ब्रांच होल्स का पता लगा लिया। खोज के दौरान थोड़े नुकसान जरूर हुए, पर कुल मिलाकर अलायंस ने अच्छा लाभ भी उठाया। शाओयान को खुद जाकर उन ब्रांच होल्स को नष्ट करने का इम्पल्स हुआ, पर उसने उसे दबा लिया और ठंडे दिमाग से सोचा। अभी इस समय हॉल ऑफ सोल्स के साथ आखिरी जानलेवा जंग करना सभी के लिए घातक हो सकता था, क्योंकि हॉल ऑफ सोल्स के पीछे वह भी तो था हन क्लैन, जो और भी ज्यादा डरावना था। अलायंस संभवतः हॉल ऑफ सोल्स से लड़ने का एक तेज वेपन था, पर साथ ही ये डिटेरेंट भी था, यानी हमेशा शक्तिशाली बने रहना जरूरी था, वरना अलायंस का वही शिखर होगा जो एंसेस्टर शाओ शुआन का हुआ था। ये अलायंस अभी नवजात इन्फेंसी में था। एक बार सब कुछ स्थिर हुआ तो पिल टावर की इन्फ्लुएंस से कुछ बैन शेंग या डू शेंग जैसी पुरानी और आइसोलेट हुई शक्तियां भी आकर्षित हो सकती थी। अगर उन्हें अलायंस में शामिल कर लिया जाए तो अलायंस को असली मजबूती मिल सकती थी। इसलिए स्काई मैंशन अलायंस को अभी अपनी हालिया ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए था। डीठपना और जल्दबाजी सिर्फ नकारात्मक ही दे सकती थी। उन्हें धीरे धीरे शक्ति इकट्ठी करनी थी और हमेशा तैयार रहना था। वे चुपचाप ताकत जोड़कर सही समय पर उसे अनलीश करेंगे। जब अलायंस हॉल ऑफ सोल्स के लोकेशंस ढूंढ रहा था, तब साथ ही कुछ खास और एक्सट्रीमली पावरफुल एक्सपर्ट्स को छोटे टीम्स में चुना गया। इन टीम्स का काम था हॉल ऑफ सोल्स द्वारा अलायंस के अल्केमिस्ट्स की आत्माओं सोल्स की चोरी को रोकना। ये स्मॉल टीम्स अलायंस के टेरिटरी में रोम करती रहेंगी और किसी भी अलायंस सिग्नल पर फास्टेस्ट स्पीड से पहुंचना होगा। इस स्पेशल प्रोटेक्शन से पिल टावर के अल्केमिस्ट्स बहुत खुश हुए। जिन अल्केमिस्ट्स को पिल टावर की न्यूट्रल स्टैंस पर पहले आपत्ति थी, वे अब धीरे धीरे अलायंस की प्रोटेक्शन और बेनिफिट्स को स्वीकार करने लगे थे। एक महीना चुपचाप बीत गया, पर यह अलायंस एक्टिविटी में व्यस्त रहा और अपनी शॉकिंग पोटेंशियल दिखाते रहा। एक शांत आंगन में शाओयान, याओ लाओ, काइलिन, लिटिल फेरी डॉक्टर और कुछ और लोग बैठे थे। ये एक दुर्लभ मौका था जब सब इकट्ठे आए थे। इतनी व्यस्तता के बीच सबको एक साथ मिलना मुश्किल हुआ करता था। अब तक हॉल ऑफ सोल्स की कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई। अगर मेरी सोच सही है तो वो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के आने का इंतजार कर रहे हैं, जो 9 महीनों में दिखाई देगा। शाओयान ने भौहें चढ़ाई। ये खबर उसने खुद 1 दशक से ज्यादा समय में मैप फ्रैगमेंट्स इकट्ठा करके पता की थी। तो हन क्लैन के पास ये इन्फो कैसे था? याओ लाओ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हन क्लैन के पास जो चीजें होती है वे तुम्हारी कल्पना से परे है। प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम पहली बार नहीं दिखा, ये सालों से रही है और हन क्लैन के पास इसके रिकॉर्ड होंगे। शाओयान ये सुनकर थोड़ा हैरान रह गया। उसने बेवजह अपने माथे पर हाथ फेर लिया। अगर उसके दिमाग के अंदर वाला मिस्टीरियस लाइट बेकार निकला तो सारे मैप फ्रैगमेंट्स इकट्ठा करना व्यर्थ सा लगता। अब 9 महीने बाकी है प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम तक। तुम्हें भी तैयारी करनी चाहिए। हॉल ऑफ सोल्स निश्चय ही बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स भेजेगा इसे छीनने के लिए, इसलिए हमें अपनी ताकत बढ़ाने की पूरी कोशिश करनी होगी।
याओलाओ ने कहा, दोशेंग थोड़ी भी एडवांसमेंट आसान नहीं है। 3 महीने में मैं शायद 1 स्टार दोशेंग इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच जाऊं और 9 महीनों में हक्सटन्स पीक 1 स्टार दोशेंग हो पाऊंगा। मैं चाइलिन की बात कर रहा हूँ। वो एक 7 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन है। बस अगर उसे पर्याप्त एनर्जी मिल जाए तो वह जल्दी बैंशेंग क्लास में एडवांस कर सकती है। हेवन स्वॉलोइंग पाइथन का फिजिकल बॉडी काफी मजबूत होता है। वह एक रियल दोशेंग का सामना कर सकती है। अगर वह बैंशेंग बन गई तो वह तुम्हारे लिए बहुत मददगार होगी। और वह छोटी गर्लफ्रेंड तुम्हारी जो गू क्लैन से है, सुना है वो एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन छोड़कर रिट्रीट पर चली गई है। जब वह रिट्रीट से निकलेगी तो गू क्लैन के पास एक और एलीट दोशेंग आ जाएगा और अगर हम उसे बुलाकर अलायंस में जोड़ पाए तो वह भी मदद करेगी। शाओयान ने कड़वी मुस्कान दी। काइलिन और सुनेया दोनों में असाधारण पोटेंशियल था। एक 7 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन जैसी रेयरिटी और दूसरी में लेजेंडरी डिवाइन ब्लड लाइन। वे ट्रेनिंग में बहुत तेज रिजल्ट्स दे सकते थे। शाओयान खुद साधारण दिखता था इन दोनों के सामने, पर दुनिया में बहुत सी अन्य होती है। अगर शाओयान इन अन्यायों पर फोकस कर देता तो वह अपनी करंट अचीवमेंट्स नहीं पा सकता था। एक 7 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन एडवांस कर सकती है, पर उसे रिक्वायर्ड एनर्जी बेहद ज्यादा चाहिए। ऐसी टेरिफाइंग एनर्जी कहां से लाए? याओलाओ ने आंखें संकोड़ते हुए कहा, इस दुनिया में एक जगह है जहां काइलिन अपने फिजिकल बॉडी को टेम्पर कर सकती है और उसके पास पहले से ही एक एक्सट्रीमली रेयर 9 कलर्ड एसेंस स्टोन। अगर किस्मत साथ दे तो वह इवॉल्व करके एक एग्जिस्टेंस बन सकती है जो शायद एंशिएंट हेवन स्नेक किंग या 9 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन के बराबर हो। कहा? शाओयान और काइलिन दोनों की आंखें एक साथ याओलाओ पर टिक गई। याओ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, The 9 serene deep ground python tribes 9 serene spring। फिर उसकी नजर यान पर जाकर ठहर गई। अगर तुम प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फ्लेम को सबड्यू करना चाहते हो तो ये 9 serene spring वो जगह है जहां तुम्हें जरूर जाना होगा। शाओयान थोड़ा सा स्टार्टल्ड हो गया जब उसने याओलाओ की बातें सुनी। याओलाओ ने उसकी तरफ देखकर हल्की हंसी के साथ कहा, क्या तुम सच में ये सोच रहे हो कि सिर्फ दोशेंग क्लास तक पहुंच जाने से तुम प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को सबड्यू कर पाओगे और कुछ भी गलत नहीं होगा? शाओयान के होंठ थोड़ा खिंच गए। वो हंसी रोक नहीं पाया। क्या मैं ये भी नहीं कर सकता? उसके मन में सवाल था। हेवनली फ्लेम को निगलने का क्या फायदा जब वो उसकी स्ट्रेंथ को ज्यादा बढ़ा ही नहीं रही? लेकिन याओलाओ की बातें सुनकर उसे एहसास हुआ मामला बहुत बड़ा है। याओलाओ ने सिर हिलाते हुए कहा, शाओयान, तुम्हें पता होना चाहिए कि हेवनली फ्लेम रैंकिंग की टॉप 3 फ्लेम्स में से हर एक फ्लेम यूनिक होती है। वो डिवाइन ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे खुद हेवन और अर्थ तक डरते हैं। इन्हें सबड्यू करना आसान नहीं। उसने धीरे से साई करते हुए कहा, मैंने तुम्हारे रिट्रीट के दौरान कुछ एंशिएंट टेक्स्ट्स पढ़े थे। उनमें प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का जिक्र था। ये डीमन फ्लेम हर 1000 ईयर्स में एक बार प्रकट होती है, लेकिन आज तक कोई भी इसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाया। अब तुम खुद सोचो, ऐसा क्यों? शाओयान का चेहरा धीरे धीरे गंभीर होता गया। उसे समझ आ गया, जब टॉप एक्सपर्ट्स भी इसे टेम नहीं कर पाए तो एक 1 स्टार इनिशियल लेवल दोशेंग के लिए ये कितना कठिन होगा। याओलाओ की आवाज अब और भी ग्रेव हो गई। शाओयान, तुम्हें पूरी तैयारी करनी होगी अगर तुम्हें सच में प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को सबड्यू करना है। अब तुम दोशेंग बन चुके हो, लेकिन अगर तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ में और ग्रोथ चाहिए तो तुम्हें टॉप 3 हेवनली फ्लेम्स में से किसी एक को पाना ही होगा। शाओयान ने पूछा, क्या 9 सेरीन स्प्रिंग में हमें कुछ ऐसा मिल सकता है जो मदद करे? याओलाओ ने धीरे से सिर हिलाया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसके हाथ में एक एंशिएंट डार्क रेड स्क्रोल प्रकट हुआ। जैसे ही वो स्क्रोल बाहर आया, चारों तरफ आइसी कोल्ड एनर्जी की लहर फैल गई, मानो हवा में ठंडा कोहरा तैर रहा हो। ये एक टियर 9 मेडिसिनल फॉर्मूला है जिसे हासिल करने के लिए मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। इसका नाम है 9 येलो स्प्रिंग पिल। उसने समझाया, जब तुम प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को सबड्यू करोगे तब इस पिल को फ्लेम के शरीर के अंदर डालना। इसका एक्सट्रीम यिन फोर्स उस डीमन फ्लेम को कमजोर करेगा, जिससे तुम्हारे सफल होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, हालांकि इसे रिफाइन करने के लिए एक की इंग्रेडिएंट चाहिए जिसे कहते हैं स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल। ये क्रिस्टल सिर्फ 9 सेरीन स्प्रिंग के बिल्कुल नीचे बनता है, इसलिए तुम्हें अगले 9 मंथ्स में वहां जाना होगा, ये क्रिस्टल हासिल करना होगा और फिर 9 यिन येलो स्प्रिंग पिल तैयार करनी होगी। तभी तुम्हारे चांसेस बढ़ेंगे। शाओयान ने उस एंशिएंट स्क्रोल को देखा और धीरे से सिर हिलाया। प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम उसके लिए बहुत जरूरी थी। वो इसे किसी भी हालत में पाना चाहता था। अगर वो इस बार असफल रहा तो अगली बार इसे पाने के लिए उसे फिर से 1000 इंतजार करना पड़ता, जो लगभग असंभव था। वो हल्के से मुस्कुराए और बोला, कई साल हो गए, अब फिर से किसी हेवनली फ्लेम को निगलने की तैयारी करनी पड़ रही है। याओलाओ ने कहा, कोई और रास्ता नहीं है। प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम 3000 बर्निंग फ्लेम से कहीं ज्यादा खतरनाक है।
याद है ना, प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट। कहा जाता है कि उसकी मौत भी इसी फ्लेम के बैकलैश की वजह से हुई थी। ये सुनकर शाओयान का दिल जोर से धड़क उठा। वो जानता था कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट एक 9 स्टार डोशेंग था, और अगर ऐसा एक्सपर्ट भी उस फ्लेम से मर गया तो उसके 1 स्टार डोशेंग स्ट्रेंथ की क्या बिसात। उसने गंभीर होकर कहा, लगता है मुझे 9 येलो स्प्रिंग पिल तैयार करनी ही पड़ेगी। फिर उसने पूछा, क्या 9 सेरीन स्प्रिंग को 9 सेरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब संभालता है? याओलाओ ने सिर हिलाया। हाँ, वो जगह उनके टेरिटरी के अंदर है। उनके लिए वो एक होली ग्राउंड है। जब भी कोई 9 सेरीन डीप ग्राउंड एडवांस करने वाला होता है वो स्प्रिंग में सोक करता है। लेकिन शाओयान, वो जगह बहुत ही डार्क और कोल्ड है। वहाँ की एनर्जी बहुत रहस्यमयी है। मैं खुद भी उस गहराई में नहीं जा सकता। फिर उसने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन तुम्हारे पास 4 तरह के हेवनली फ्लेम्स हैं। अगर वो फ्लेम्स तुम्हारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगी तो तुम सबसे गहरे हिस्से तक जा पाओगे और स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल्स हासिल कर लोगे। वैसे वो जगह काइलिन के लिए भी सेक्रेड ग्राउंड मानी जाती है। अगर वो वहाँ जाकर इवॉल्व हो जाए और 9 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन में बदल जाए तो उसकी स्काई तक पहुंच जाएगी। उस रूप में वो एक पूरे माउंटेन रेंज को निगल सकती है, यहाँ तक कि खुद आसमान को भी डिवार कर सकती है। शाओयान ने सिर हिलाया। वो जानता था कि 7 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन अपने आप में रेयर थी, और 9 कलर्ड फॉर्म तो एंशिएंट टाइम में भी बहुत मुश्किल से दिखाई देता था। फिर शाओयान बोला, लेकिन अगर वो जगह उनके कंट्रोल में है तो वो हमें अंदर नहीं जाने देंगे। याओलाओ ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम्हारे करंट स्ट्रेंथ में ऐसे बहुत कम है जो तुम्हें रोक पाए। अगर वहाँ के पुराने डीमंस बाहर आए भी तो तुम्हारे पास स्पेशल टोकन है, उसे फाड़ देना और हम तुरंत आ जाएंगे। अब जब स्काई मैंशन अलायंस बन चुकी है, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। शाओयान मुस्कुराया, ठीक है, तो फिर हम कल ही निकलते हैं। टाइम बहुत कम है, और अगर मैं फ्लेम को सबड्यू करने से पहले पिल रिफाइन नहीं कर पाया तो सब बेकार हो जाएगा। याओलाओ ने सिर हिलाया, चिंता मत करो, अलायंस की सारी जिम्मेदारी मैं संभाल लूंगा। अगले सुबह जब आसमान में पहली रोशनी फैली, शाओयान ने काइलिन, लिटिल फेरी डॉक्टर और चिंग टैन के साथ फॉलिंग स्टार पवेलियन छोड़ दिया। तीनों बीस्ट रीजन की तरफ रवाना हुए। शाओयान की स्पीड पहले से कई गुना ज्यादा थी। जो सफर पहले कई दिन लेता वो अब सिर्फ हाफ अ डे में पूरा हो गया। जैसे ही वो बीस्ट रीजन में दाखिल हुए, वो सीधा उस जगह की तरफ बढ़े जहाँ 9 सेरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब रहती थी। उनका असली सेटलमेंट जमीन के गहराई में था। सतह पर उनके बहुत से ब्रांचेस थे, लेकिन डीप अंडरग्राउंड ही उनकी असली ताकत छिपी थी। उनकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी थी, इतनी कि उन्हें 3 सबसे बड़े मैजिकल बीस्ट क्लैंस में गिना जाता था। लेकिन उनकी पॉपुलेशन जितनी बढ़ी, उनकी ब्लड लाइन स्ट्रेंथ उतनी ही कमजोर होती गई। एल्डर्स का मानना था कि अगर ऐसा चलता रहा तो आने वाले 100 ईयर्स में उनकी एंशिएंट ब्लड लाइन पूरी तरह खत्म हो जाएगी और वो आम मैजिकल बीस्ट्स की तरह रह जाएंगे। आखिर शाओयान की टीम 9 सेरीन ग्राउंड अबिस के पास पहुंची। वो सुरंग जो अंडरग्राउंड वर्ल्ड में जाती थी, वहाँ की डिफेंसेस बहुत टाइट थी, लेकिन शाओयान के लिए वो सिर्फ फॉर्मेलिटीज थी। वो तो इतनी तेजी से चल रहा था कि किसी को उसके आने का फ्लक्चुएशन तक महसूस नहीं हुआ। वो एक ऊंचे पर्वत पर खड़ा था, अबिस को देख रहा था। जैसे ही वो सबको लेकर अंदर जाने की तैयारी कर रहा था, अचानक हवा में रशिंग विंड साउंड गूंजा। दूर से कुछ फिगर्स तेजी से उड़ते हुए आए और कुछ ही पलों में अबिस के ऊपर ठहर गए। शाओयान की आंखें सिकुड़ गईं। These people, they seem to be members of the ancient void dragon tribe। वो थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ क्योंकि उसके शरीर में ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन का एक हिस्सा था, और उसी वजह से वो इंस्टेंटली उनकी एनर्जी को पहचान गया। उसने सोचा, क्या जियान ने इन्हें भेजा है? लेकिन वो तो अभी बाकी 3 ड्रैगन किंग्स के मामलों में व्यस्त है। फिर उसने लोगों को यहाँ क्यों भेजा? उसने हल्की फ्राउन के साथ अपनी एनर्जी फ्लक्चुएशन फैलाई। वो लहर हवा में तेजी से फैली और उसी पल उसके कानों में हवा के जरिए एक आवाज गूंजी। और बस यही से शुरू होती है शाओयान की अगली खतरनाक यात्रा 9 सेरीन डीप ग्राउंड पाइथन के सेक्रेट टेरिटरी में, जहाँ इंतजार कर रही है वो चीज जो उसके पूरे भाग्य को बदल सकती है, प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम।